नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि जो फलों से पका हुआ वृक्ष होता है, वो झुक जाता है, अक्सर हमने देखा है। और जो फलहीन वृक्ष होता है वो सिर ताने अपने अभिमान में खड़ा रहता है। तो आज मैं ये आपके सामने एक मेहनत और संघर्ष की दास्तान के रूप में एक गुदड़ी का नया लाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही विनम्र, बहुत ही शानदार हम्बल पर्सनैलिटी का जो व्यक्ति है आपके सामने, मेरा छोटा भाई नरेंद्र आ जाइए प्लीज़। आपका अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे खास बात ये है जो अभी मैंने आपको बताई, शिक्षा जो है हमें विनयशीलता देती है, विनम्रता हमारे अंदर लाती है। वही विनम्रता नरेंद्र के अंदर मुझे दिखाई देती है। बहुत एकदम सिंपल पर्सनैलिटी है, बहुत अधिक विनम्र है। और जो इन्होंने मुकाम पाया है, अभी पहले ही जॉब में थे और अभी अपनी मेहनत से, बिना किसी कोचिंग से, और ऑल राजस्थान 3rd रैंक स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय में प्राप्त की है। तो सबसे पहले पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई नरेंद्र। धन्यवाद। और ऐसी उम्मीद है इस बार आप जो है टॉप रैंक लाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है मान सम्मान नरेंद्र का करेंगे, चूँकि भीलवाड़ा से पधारे हैं और अभी रामदेवरा दर्शन करके आए हैं सिलेक्शन के बाद में। तो भगवान रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे, और आगे हमें सफलता मिलती रहे हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग। ऐसा जो है हमारी शुभकामनाएं भी है। और नरेंद्र ने जो मुकाम पाया है इससे भी आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब जानते ही हैं अपना जो, एक सेकेंड, बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र। एक सेकेंड, ये हमारा मारवाड़ी साफा है और राजस्थान की आन बान और शान है। तो दोस्तों, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। प्लीज़ नरेंद्र, आप चेयर ले लीजिए, ये लीजिए। आराम से पूरा बैठ के डिटेल से बात करेंगे कि नरेंद्र की क्या रणनीति रही है और कैसे इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की है, और बहुत कम समय में, बहुत कम तैयारी में, बहुत कम जो है किताबें पढ़कर तैयारी की है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आराम से कंफर्टेबल हो, चलिए। तो ये सबसे खास बात है कि नरेंद्र काफ़ी टाइम से मेरे टच में भी है। और सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को ये भी बता दूं कि नरेंद्र मेरा विद्यार्थी नहीं रहा है, ना ही हमने फर्स्ट ग्रेड का पहले कोर्स चलाया था, तो अपनी कोचिंग से नहीं है। और सबसे खास बात यही है कि ये सेल्फ स्टडी करके इन्होंने ये मुकाम पाया है। और 2 नंबर की कीमत क्या होती है वो भी हम नरेंद्र से बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र का बैकग्राउंड हम जानेंगे कि नरेंद्र कहाँ से आते हैं और किस बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप लगा लीजिए यहाँ पे। जी सर। एक सेकंड, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी और सूरज सर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। प्रारंभ में जैसे मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताऊँ, कंटिन्यू करो। मैं भीलवाड़ा जिले की हुड़ा तहसील का रहने वाला हूँ। हुड़ा सम्मेलन जो हुआ था, हुड़ा सम्मेलन हुआ बहुत था, फेमस 1734 वाला, 1734 वाला हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। मैंने 10th स्कूल गुलाबरा से, शिशु जैन सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10th पास की थी। उसके बाद 12th मैंने जिंक स्कूल रामपुरा आगुचा माइंस, जो लेड जिंक के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरा आगुचा हम पढ़ते हैं, जिंक का उत्पादन होता है भीलवाड़ा का। उसकी स्कूल है जिंक स्कूल। वहाँ से मैंने 12th PCM से पास आउट की थी। PCM मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थी मेरे। बिल्कुल। फिर बाद में मैंने ग्रेजुएशन में 1-2 महीने में महाराजा कॉलेज जयपुर पढ़ा था। फिर बाद में मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया, किन्हीं कारणों से। मैं 12th बाद में महाराजा में आपका सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर मैंने 2 महीने वहाँ एडमिशन लिया था। महाराजा तो मुझे लगता है कि अपने राजस्थान की साइंस में वो टॉप कॉलेज मानी जाती है, टॉप कॉलेज थी। परंतु कुछ कारणों से मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया। फिर मैंने ग्रेजुएशन, मन नहीं लगा जयपुर में? हाँ, क्लासेज भी नहीं लगती थी। एक सरकारी कॉलेज था, दूसरा था कि पहली बार घर से बाहर निकले थे, तो थोड़ा वो भी रीजन था, इस कारण वहाँ बीच में उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। माता जी ने बोला होगा मेरा छोटा लाडला बेटा है, पास में रखूं। जी 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 रहता छोटा, सबसे छोटा हूँ घर में, तो प्यार रहता है घर वालों का। तो फिर बाद में मैंने प्राज्ञ कॉलेज विजयनगर से PCM में ग्रेजुएशन की BSc मैथमेटिक्स से की मैंने।
तो बीएससी मैथमेटिक्स आपने की और फिर आगे ये ज्योग्राफी में आना कैसे हुआ? भूगोल में साइंस वाले बहुत अधिक आ रहे हैं, ये क्या रीजन है आपका आना इधर कैसे हुआ? मेरा पर्सनली रीजन अलग था ज्योग्राफी में आने का। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद 2016 से 18 तक मैंने बीएड की थी। अच्छा। जैसे ही बीएड हुई उसके बाद मेरा मानस था मुझे एमएससी केमिस्ट्री करनी थी। मेरा शुरू से रुझान था एमएससी केमिस्ट्री करने का, परंतु 2018 में जॉब में आ गया था। 2018 में आप थर्ड ग्रेड टीचर बन गया। थर्ड टीचर बन गए थे, मतलब बीएड के साथ में। बीएड जस्ट आपकी 2018 में 18 में हुई थी। वो भी मेरी किस्मत थी कि रीट का रिजल्ट थोड़े दिन लेट आया था, उस दरमियान मेरी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, नहीं तो 12 हो जाती, वरना मैं भी बिना डिस्क्वालीफाई। मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो मेहनती होते हैं और बीएड के साथ एमए के साथ जो है क्लियर कर लेते हैं, और थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी बनती है कि रिजल्ट उसका आ ही नहीं रहा, उससे पहले ही वो क्रैक कर जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बीएड के से पहले ही आपने रीट का एग्जाम क्लियर कर लिया था और फिर डिग्री भी आ गई थी। इसका एक वाक्य और है कि उस समय हमारा रिजल्ट नहीं आता बीएड का, पर हमने 10 दिन तक एमडीएस यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पे धरना दिया था। 10 दिन तक लगातार। एमडीएस वैसे भी ढीली वाली वो अगर रिजल्ट बहुत लेट आता, परंतु वो हमारे धरना देने के कारण उन्होंने रिजल्ट 5 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल दिया एग्जाम होने के बाद, मतलब बीए प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद बीएड के। और उसके कितने दिन बाद में आपका सिलेक्शन हुआ? 2 दिन बाद में उसकी फाइनल डेट थी, लास्ट डेट थी रीट की। अगर 2 दिन बाद भी रिजल्ट आता मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा। तो 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। तो भगवान की कृपा थी और हमारा संघर्ष भी था सभी बच्चों का कि उन्होंने संघर्ष किया था। उसके बाद मेरे 18 में बीएड हो गई थी, 18 में जॉब लग गया था। तो उस समय मुझे एमएससी केमिस्ट्री करनी थी, मेरे पास ऑप्शन वीएमओयू था, कोटा ओपन। उसके अलावा मैं एमएससी कर ही नहीं सकता क्योंकि जॉब में था। परंतु दुर्भाग्यवश उस समय कोटा ओपन ने एमएससी बंद कर दी थी केमिस्ट्री। हाँ, किसी कारण यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो मतलब ज्योग्राफी में संयोग से आया? संयोग से आया हूँ। मेरा प्रारंभ में कोई मन नहीं था कि मैं ज्योग्राफी लूँ, परंतु फिर संयोग से जब एक बार ज्योग्राफी में आ गया, फिर मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, अपन साइंस से अच्छा तो हम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर मैं 2019 जनवरी सेशन में मैंने वीएमयू में एडमिशन लिया था। 2021 अक्टूबर में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी। कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया था जी। तो एक चीज मैं और नरेंद्र आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो संयोग से आए और बहुत सारे विद्यार्थी जो है बिना संयोग मतलब इच्छा से आते हैं कि आर्ट्स में जाना है, ज्योग्राफी में अच्छी संभावना है, और बहुत सारे साइंस के अभी स्टूडेंट है, बहुत सारे टीचर भी हैं साइंस से जिन्होंने कोटा ओपन से बाद में ये एमए कर रखा ज्योग्राफी से, अभी एपी की तैयारी कर रहे हैं। साइंस वाले इतना क्यों आ रहे हैं ज्योग्राफी में? इसके सब 2 रीजन है। एक तो साइंस वाला बच्चे की रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। प्रारंभ में क्या साइंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और उसका थोड़ा मैथमेटिक्स रहती है तो थोड़ा सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा रीजन ये है कि साइंस में हमारे राजस्थान में स्कूलें बहुत कम। अच्छा। तो भर्ती क्या आती है तो 100-150 पदों में भर्ती आती है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ज्योग्राफी में 700-800 तो मिनिमम आती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो विद्यार्थियों को उधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है ज्योग्राफी में, इस कारण साइंस वाले लड़के ज़्यादातर ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी एक साइंस सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, एमएससी थोड़ा सा टच है क्योंकि कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो थोड़ा इस कारण अच्छा है। और फिर ग्रेड 3 की आप लग गए थे, उसके बाद में ज्योग्राफी में आपने पीजी करना स्टार्ट किया कोटा ओपन से? जी सर। तो इसके अलावा साथ में क्या पढ़ रहे थे, मतलब क्या चल रहा था? उस समय मैंने आरएस से प्री की तैयारी की थी, तो मैं जीके पढ़ता रहता था। अच्छा। परंतु ज़्यादा आरएस में उधर में प्रयास नहीं किया था। फिर बाद में फिर मैंने जैसे कोटा ओपन की एमए की बुक पढ़ना स्टार्ट किया। इनिशियली प्राइमरी मैंने ज्योग्राफी में एमए की बुक ही पढ़ी थी सीधी, उससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं था मैंने। तो उस समय मेरे सेकेंड मतलब फाइनल में मेरी जेआरएफ निकल गई थी दिसंबर 2020 में। अच्छा। दिसंबर 2020 में मतलब पीजी के साथ कोटा ओपन से कर रहे थे और पीजी के साथ आपकी जेआरएफ निकल गई फर्स्ट टाइम में। दोस्तों मैंने कहा ना कि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी नेट का रिजल्ट आया नया। मैंने कहा था कि नेट एग्जाम जो है दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो आप मेहनत करके पीवाईक्यूज पढ़ के अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग करके उसको क्रैक कर सकते हो। दूसरी ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तीसरा ये है कि हर 6 महीने से होता है। चौथा ये है कि हर 6 महीने के बाद जो है आप केवल 2-3 महीने पढ़ के मतलब प्रॉपर इसके लिए बैठना नहीं पड़ता कि बस मैं नेट ही करूंगा, अगले 1 साल तक 1.5 साल तक इसी की तैयारी करूंगा, तो आराम से निकाला जा सकता है। बस ये है कि आपको अगर 2-3 महीने ढंग से मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, कोई कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं। हालांकि कोचिंग हम करवाते हैं, गुरुकुल बैच अपना चल रहा है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अगर सेल्फ लेवल पर अगर डिसीजन ले लेते हैं, थोड़ी संकल्प की शक्ति अगर मजबूत करके आप लेते हैं कि यस मुझे सारे पीवाईक्यूज निकालने हैं और यूनिट वाइज निकालने हैं, तो पूरी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आसानी से आप कर सकते हैं। आपके सामने नरेंद्र
पीजी के साथ में कोटा ओपन साथ में जॉब करते हुए फर्स्ट टाइम में जो है जेआरएफ, नेट ही नहीं जेआरएफ क्लियर किया है। अब सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जेआरएफ केवल एक अरिहंत की गाइड प्लस प्रीवियस ईयर पीआईक्यू नेट के उनसे निकाले मैंने जेआरएफ। केवल अरिहंत की गाइड और पीवाईक्यू से निकाला है। तो लोग बोलते हैं कि जेआरएफ बहुत मैं कठिन है, नहीं निकलता। इतना कोई कठिन नहीं है वो, बस उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अप्रोच से पढ़ोगे। अप्रोच से तो वही है ना, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू होना चाहिए जी। कि क्या पूछा जा रहा है, जी पहले के क्या सीन है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हर 6 महीने एग्जाम होता है तो पूरा सीन क्लियर है आपके सामने। आपको केवल वो, मुझे लगता है ना, जैसे बिलोना करते हैं तो वो घी निकालना है, जी। तो घी कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। जी सर। तो जैसे नरेंद्र ने जो है 2 किताबों से, अरिहंत गाइड और जो पीवाईक्यूज थे उससे ही केवल जेआरएफ निकल गया। और किताबें मेरे हिसाब से ज्योग्राफी की कुछ होगी नहीं उस पर, जी, ये कोटा ओपन कोटा ओपन थी सेट आता है। हाँ, और कुछ नहीं था और उसमें। वो भी बड़ा टफ लैंग्वेज होती है, इतना रफ में वो लिखा होता है, मतलब ऐसे लगता है कि अशुद्धियां हैं ये, मतलब पढ़ने जी में भी सर। उसका इंटरेस्ट नहीं आता, बड़ा बोरिंग सा लगता जी है। सर। लेकिन कुछ चीजें कोटा ओपन की कंटेंट, कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है जो कहीं नहीं मिलता है वो कोटा ओपन में भी मिल जाता है, ये अच्छी बात है। जी सर। तो नेट जेआरएफ की ये सामान्य रणनीति रही जी और सर। फिर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि अब ज्योग्राफी में कुछ करना है। हाँ, जब जेआरएफ क्लियर हो गया था फिर लगा कि नहीं हम ज्योग्राफी में कुछ कर सकते हैं। उसी दरमियान ये एपी की वैकेंसीज आ गई थी 2021 वाली, 20 में आई थी वो। 20 में आई थी बिल्कुल, तो उस 21 समय- में पेपर हुआ था। जी, तो उस समय जनवरी से स्टार्ट की थी तैयारी मैंने। उस समय, अभी तो सर देखो आप तैयारी करा रहे बच्चों को, आपका मटेरियल है, नोट्स है, सब बच्चों को पता रहता है कि क्या पढ़ना। उस समय कुछ नहीं था ऐसा, कुल सीटें भी कम थी और माहौल नहीं था। माहौल नहीं था, पता नहीं था क्या पढ़ना था। यूट्यूब पे देख देख कर बुक्स लाते थे हम, कोई बुक अच्छी निकल जाती थी, कोई नहीं होती थी, पड़ी रहती थी। और तो जैसे तैसे तैयारी स्टार्ट की, तो शुरुआत में अप्रैल में एग्ज़ाम था तो भी तैयारी की, फिर बाद में एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया था। तो उस दरमियान मेरे प्रैक्टिकल कैंप भी थे, एमए फाइनल के एग्ज़ाम भी एमए थे। फाइनल के एग्जाम और हाँ। एपी के एग्जाम दोनों के दोनों साथ में तैयारी साथ कर रहे थे। में। 21 वाली वैकेंसी की जी। बात चल रही है, अभी हम फर्स्ट ग्रेड पे आए नहीं, फर्स्ट ग्रेड पे तो अभी आएंगे। तो उस दरमियान पेपर मेरे अच्छे हुए थे। बाद में वो- तो तैयारी साथ में चल रही थी, पेपर अच्छे हुए, जी। इधर कोटा ओपन के प्रैक्टिकल वगैरह वो भी चल रहे हैं। तो जी कहीं सर। ऐसे डर नहीं लगा कि यार कोटा ओपन वाले रिजल्ट 6-6 महीने लेट निकालते हैं, क्या होगा? नहीं, पर मैंने सोचा कि जब करना है तो फिर सोचना नहीं पीछे, इस बार नहीं होगा अगली बार निकाल लेंगे, पर पढ़ना था ही उसको। तो फिर तो मैंने उस दौरान सारा सेल्फ भी कर रहे थे। सारा सेल्फ किया था मैंने। थर्ड ग्रेड बना था वो भी सेल्फ किया था, और एपी का मैंने सेल्फ किया था। सेल्फ किया था। एपी में इंटरव्यू भी दिया था और पेपर थर्ड में जीके में अच्छे मार्क्स थे, थोड़े से ज्योग्राफी में कम रह गए। ज्योग्राफी में कम रह गए तो थे। इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए मैं थे? इंटरव्यू में 15 नंबर दिया था मैं। 15 नंबर इंटरव्यू में, तो मतलब औसत से अधिक नंबर माने जाते हैं, आप सबको पता है। और जो आरपीएससी का इंटरव्यू देते हैं या आरएस की या एपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पता है कि 15 नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। और कट ऑफ कितनी गई थी, आप कितने नंबर से रह गए थे? 158 कट ऑफ थी। 100, हाँ 21 वाली 158 ज्योग्राफी में कट ऑफ थी। मेरे- ज्योग्राफी के विद्यार्थी, उनको जानना भी जरूरी है कि इस बार अपने को ये टारगेट लेके चलना है। आपके कितने मार्क्स थे? 156 मेरे आए थे। 156 आपके मार्क्स थे, 158 जी। आपके सामने जो बंदा बैठा है वो केवल 2 नंबर से रहा है। नरेंद्र के, इनके केवल 2 नंबर से ये आउट हो गए, बाहर हो गए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 2 नंबर की कीमत क्या है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब हम इंटरव्यू में चले जाते जी, हैं या 1-1.5 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सुनील सर जो इंटरव्यू दिया था मेरे साथ, सुनील सर ने, उनके भी केवल 1.5 नंबर से वो, मैं इन हो गया था, वो बाहर हो गए थे। जी। इतना सा अंदर था। तो ये चीजें होती है। इसलिए इस बार अगर आप मेहनत कर रहे हो, एपी की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी मतलब जी जान लगा दो, इतनी ताकत लगा दो कि इंटरव्यू में चाहे 9 नंबर भी देना, 8 नंबर भी दे, इतने सिक्योर हो जाओ कि कोई मतलब दिक्कत नहीं हो। जी। एक आप एग्जाम्पल भी बता रहे थे, भावना हाँ, एक शर्मा है क्या? भावना चौधरी है। भावना चौधरी, एमएलयू कॉलेज में भी पोस्टिंग है हमारे। एमएलयू कॉलेज भिलवाड़ा में भिलवाड़ा posting है, में। बिल्कुल। तो 2021 वाली भर्ती में लगे थे वो। हाँ। उनको इंटरव्यू में 9 नंबर दिए थे। इंटरव्यू में 9 नंबर दिए थे, इसका मतलब इंटरव्यू में तो लगभग बाहर है। जी। इतना कई बार खराब जाता नहीं है, इंटरव्यू खराब कर देते हैं, मतलब आरपीएससी की तरफ से ही होता है ये चीजें। मतलब तो 9 नंबर दिए, इसका मतलब उनका रिटर्न कितना अच्छा हुआ होगा, सोचो आप। मतलब थोड़े से अगर 15 नंबर देते तो फर्स्ट रैंक में आ जाते, टॉप में होते हो। टॉप में होते। तो ये चीजें हैं। इसलिए आप ये सोच लो कि इंटरव्यू में 8-9 नंबर भी देना, इतनी मेहनत करेंगे, मतलब कोई भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हो, इंटरव्यू में 9 नंबर का भी अभी नरेंद्र ने आपको एग्जाम्पल बताया, प्लस 2 नंबर की जो कीमत है ना, ये होता है कि अब ये चीज हो सकता है मैं नहीं समझूं, हो सकता है अभी आप नहीं समझो। ये चीज जो है नरेंद्र समझ रहा होगा कि अगर आपके 2 नंबर भी और होते तो अभी ये 4-5 साल आपके जो है आप आगे चले जाते। ऑलरेडी आपने इतिहास रच दिया है 3rd रैंक लाकर, लेकिन ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप उस दौरान 21 में सिलेक्शन हो जाता है, ये 4 साल आपके जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि उस जॉब में आप 4 साल आगे होते। तो बहुत बड़ा जो है ये 2 नंबर का अंतर है, छोटा नहीं है।
फिर एपी में आउट हो गए, बाहर जी हो सर। गए, फिर आगे फर्स्ट ग्रेड की आगे कब तक? जैसे एपी का एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू नहीं हुए थे, हाँ। उसके बाद में जैसे अप्रैल 2023 में इसकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आ गई थी, तो उसी दरमियान जून में इसका एपी का रिटर्न का रिजल्ट आया था। तो मेरे नंबर अच्छे थे, मैं सोचा कि हो जाएगा उधर, परंतु बाद में किसी ने कहा कि इतने नंबरों में नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने जुलाई से स्टार्ट की थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। मैंने 3 महीने तैयारी की थी इसकी, उसी में भी मैंने फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा, सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ठीक ही था, वो कॉन्फिडेंस था। पहले पढ़ रखा था कि एपी में तैयारी कर रखी थी, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो फर्स्ट पेपर मेरा उसमें ज़्यादा टाइम दिया था मैंने। सब्जेक्ट आपका ठीक था। और एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब जैसे रिजल्ट आया, आपने सोचा था क्या कि कभी थर्ड रैंक भी आ जाएगी? मतलब क्योंकि थर्ड सिलेक्शन काफ़ी लोगों का होता है, 700 पोस्ट थी, लगभग 719 थी, और थर्ड रैंक आना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आपने सोचा था कि थर्ड रैंक आएगी? जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा तब तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे अंडर 100 लाना है, ये मेरा टारगेट था मेरा ये। परंतु जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा, थोड़ा घबराहट सी होने लगी कि फिर मैं सोचने लगा कि बस पास करा दे भगवान, वो ठीक है। अच्छा, पास करने की सोचने लगा, धीरे धीरे वो हेजिटेशन बढ़ जाती है, एग्जाम निकट आता है कि यार ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। परंतु मेरा पहला पेपर होने के बाद मुझे लग गया था कि नहीं, मैं सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा। और सेकंड पेपर में जब सब्जेक्ट का पेपर बाहर दे के निकला, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अंडर 10 हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम दे के बाद निकला, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। फिर बाद में जब मैंने नंबर और मिलाए, दूसरे स्टूडेंट के नंबर देखे, मुझे कॉन्फिडेंस था कि अंडर 10 हम आ जाएंगे। कोई पेपर करते ही हाँ पता लग गया मन में, क्योंकि जो मेहनत करने वाला होता है उसको पेपर देते ही पता चल जाता है कि मेरी मेहनत आज सफल है, मतलब सिलेक्शन है, टॉप 10 में आएंगे, ऐसा बाहर निकलते ही पता चल जाता है आत्मा को। तो वो ये मेहनत करने वाली आत्मा अलग ही होती है, वो अंदर से बोल देती है, क्योंकि वो आपका एक स्वाभिमान होता है, आपकी मेहनत का मान होता है। वो अंदर से बोल देता है कि यार बंदे तूने जो किया ना, वो अपने आप के साथ पूरे 100% ईमानदारी के साथ किया, इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये अंदर की जो आवाज़ आती है ना, ये आनी चाहिए। कई बार मैं अधिकतर विद्यार्थियों को ये देखता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या माहौल बनाते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस हैं, ये है वो है, और रियलिटी में वो पढ़ नहीं रहे होते, मतलब अपना 100% नहीं देते हैं, माहौल बनाते हैं। तो माहौल बनाने वाले आपको आरएस की तैयारी में मिल जाएंगे। ज़्यादा माहौल बनाने वाले हमने क्या दिल्ली देखे, दिल्ली में मतलब आ जाते हैं, घर वालों के पास पैसे हैं और खूब वहाँ पर माहौल बनाते हैं बढ़िया सेट करके, और कि घर वालों को बोलते हैं अब तो प्रीलिम्स का एग्जाम है, अब मेंस का एग्जाम है, और बहुत तगड़ा माहौल बनाते हैं। वो चीज़ें होती हैं। इस पे मेरा स्टैंड है सर ये, मैं हमेशा एक लाइन याद रखता हूँ कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो जब भी मेहनत करो, आप ज़्यादा दिखाओ, शो मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। आप करते रहो मेहनत, जो सीरियस कैंडिडेट उनके साथ आप डिस्कशन करो, मतलब ज़्यादा दिखाओ मत कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। एक्स्ट्रा आप पे फिर बाद में दबाव आएगा, बिल्कुल मेंटली प्रेशर आ जाता है ना। आप तो ईमानदारी के साथ चुपचाप अपनी मेहनत करते जाओ, राइट कंटेंट राइट टाइम पर पढ़ते रहो, और बस जब रिजल्ट आएगा ना, तब ऑटोमेटिक जो है दुनिया आपके साथ में होती है। वही कहते हैं ना कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है, वो वही बात है। अभी जैसे बात भी चल रही थी, नरेंद्र ने कहा कि 2021 में माहौल नहीं था, मतलब एपी का माहौल नहीं था, कुछ जानकारी भी नहीं थी, पता भी नहीं था। आज अपना अभ्यास टेस्ट सीरीज का पहला पेपर था, आज पेपर हुआ था। तो वहाँ पे सुनील सर थे, मैं नहीं था। सुनील सर को कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर सूरज सर ने इतना माहौल बना दिया कंपटीशन का कि मतलब जो कंपटीशन बढ़ा दिया जी सर, कि पहले इतना नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब इतने सारे नोट्स, सारी चीजें चल रही है, तो एक माहौल, वो कंपटीशन बढ़ गया। तो हम ज़्यादा मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि हम लोगों को सजेस्ट नहीं करते, सजेस्ट करेंगे तो वो मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, तो उससे मुझे लगता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर आपका और आपकी टीम ने एपी के एग्जाम को इतना ईजी बना दिया पढ़ने के पर्सपेक्टिव में कि बच्चों को ज़्यादा मेहनत इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मैं बुक्स लेके आऊँ। अब आपके नोट्स हो गए, आपके टेस्ट सीरीज हो गए, बहुत इजीली बच्चा कहीं पे बैठ के पढ़ सकता है। वो क्या पहले हुआ लगता था ना कि ये हुआ यार एपी बनना मतलब वो बड़ा सा क्या है। कुछ तो मेरा जो व्यवहार भी है, तो मैं सबके साथ फ्रेंडली रहता हूँ, तो कुछ लोगों के, क्योंकि पहले लोगों की डिस्टेंस थी, एक प्रोफेसर होते थे कॉलेजों में, वो थोड़ा सीनियर होते थे, एक दूर रहते थे, मतलब एक ना मेल जिला था नहीं, वो रहते थे वो भी अपने एक मतलब उस घमंड में या उस अभिमान में रहते थे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अपना ऐसा कुछ है नहीं, और सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसे घुल मिल के रहते हैं, और सारी चीज़ें सामने हैं। और मैंने इतना कहा है कि ये चीज़ें आप कर लोगे, आराम से कर सकते हो। आपने तो सारी चीज़ें बिना ट्वेल्व कोटा ओपन से ही करके जो है 2 नंबर से बाहर हुए हैं, तो आराम से कर सकते हो। हार्ड कुछ नहीं है, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आते हैं फर्स्ट ग्रेड पे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट जो है जीके वाला, उसमें विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि ये कैसे करें, ये हमसे मतलब 40% लाना भी जो है थोड़ा टफ रहता है। तो
इसको आसान कैसे बनाया जाए? देखो सर, उसमें सारे पोर्शन को आप अगर मजबूत करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। सब पे कमांड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 से 12 सब्जेक्ट्स है उसमें। तो जो आपके कमजोर उसको आप पहले रहने दो। जो जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, एक ही 75 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट का है। वो एक बुक पढ़ के आप उसमें 15 में से 12-13 क्वेश्चन राइट कर सकते हो, तो वो बहुत इजी पोर्शन है। फिर राजस्थान वाले, जो राजस्थान के कैंडिडेट, सबको राजस्थान आती है, तो राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, वो हमें अच्छा करनी चाहिए। फिर हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। साइंस वाला बच्चा तो मैथ्स निकाल लेगा, और जिसके 9-10 की साइंस बुक प्रीफर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने वही पढ़ी थी। अच्छा। मैथ्स के लिए भी 9-10 की मैथ्स की 9-10 पढ़ लो। हाँ। और ऑथेंटिक भी है, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट वहीं से आएंगे। हिंदी के लिए आप 9 to 12 हिंदी व्याकरण की बुक आती है, जो राजस्थान स्कूल की सरकारी स्कूलों में चलती है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैंने जैसे इंडियन राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैं हमेशा लक्ष्य गाइड पढ़ता हूँ, तो मैंने उसको ही प्रेफर किया। बाकी एक पढ़ो, बार बार पढ़ो। बाकी जितने PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे वहीं से बैठता है पूरा पेपर। तो मैंने दिशा 2020 के ज़्यादा दिशा की ठीक क्वेश्चन निकाले, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। जी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। वही है कि अप्रोच समझ में आनी चाहिए एग्जाम की, और अप्रोच से चीज़ें भी पकड़ में आ जाती है। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जैसे मैंने नोट्स भी दिए, तो उसमें PYQs दिए पहले PYQs पढ़ो, फिर नोट्स पढ़ो। और हर वीडियो में मैंने बोलता हूँ कि पहले PYQs पढ़ो, वो आप चीज़ आपके माइंड में रहेगी। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे तो उस दौरान क्या होगा कि आपके माइंड में वो रहता है, अब हम अलर्ट होकर पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ जो है नरेंद्र ने आपको बताई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बस पढ़ने के दौरान। और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है, कितने महीने की आपने? 3 महीने की। सीरियसली 3 महीने तैयारी की थी। बच्चे कहेंगे झूठ बोल रहे हो। नहीं, 3 महीने तैयारी की थी। मैं जॉब में भी रहता हूँ, तो इतना समय मिलता नहीं मुझे, तो 3 महीने मैंने महीने भर की लास्ट में छुट्टियाँ ली थी। अच्छा, 3 महीने छुट्टियाँ तो ली थी ना? छुट्टियाँ तो लेनी पड़ती है। तो यही मैं इस मुद्दे पर आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी स्टूडेंट आपके जैसे जॉब लगे हुए हैं, अपने एक्सक्लूसिव बैच में भी ये फ़ोन करते हैं कि सर अब क्या करें, लोकसभा चुनाव आ रहा है, AP की एग्ज़ाम भी है, और छुट्टियां लें। प्रोबेशन पीरियड में अभी आपके साथ सारे जो लगे हैं, उनमें नए वालों के बहुत कॉल आते हैं कि सर क्या करें, कुछ रास्ता बताओ हमें, प्रोबेशन पीरियड है, डर भी लगता है छुट्टियां ले या नहीं ले। तो जो आपने जो तैयारी की है जॉब के साथ, AP की भी तैयारी की, इधर फर्स्ट ग्रेड भी आप 3rd रैंक ऑल राजस्थान आए हैं, तो जॉब के साथ कैसे मैनेज किया? जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल तो रहता है सर, समय निकालना, पर टाइम मैनेजमेंट बड़ा अगर सही हो तो कोई नहीं। टीचर की जॉब में इतना कोई दिक्कत आती नहीं है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर शाम को स्कूल से आते ही पढ़ाई करना, छुट्टी के दिन उसको यूटिलाइज करना। थोड़ा पर्सनल लाइफ को अवॉइड करनी पड़ती है, फिर पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है। लास्ट में मेरा मानना है कि अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो आप छुट्टियाँ जरूर लो। कुल मिला के निचोड़ यही है कि अगर आपके अंदर संकल्प की शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति की करना है, तो टाइम निकल जाता है। क्योंकि अब ये अपने ऊपर है ना कि हमें 24 घंटे हमारे पास है, जॉब भी देखना है, मैनेज करना है, साथ में तैयारी भी करनी है। तो इसके लिए कोई बाहर से कोई बताने वाला नहीं होता है, ये आपका स्वयं विवेक है, उसी से ही करना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे इन्होंने लाइक भी नहीं है कि सर जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो मैनेज आपको करना है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे है। हो सकता है मैं बताऊं वो चीज़ आपके लाइफ स्टाइल में सेट हो या नहीं हो, है ना। तो वो सबकी पर्सनल, मतलब पर्सन टू पर्सन लाइफ, सबका स्टाइल अलग होता है, दैनिक दिनचर्या अलग होती है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मन में इच्छा है करने की तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो पूरी दुनिया में, खूब सारे लोग जो हैं, ये तो अपने टीचिंग जॉब तो सबसे आसान मानी जाती है कि आपको छुट्टियाँ मिल जाती है, समय मिल जाता है। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर AP की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर छुट्टियाँ लीजिएगा, 2 महीने 1.5 महीना जितनी भी छुट्टियाँ मिले ज़रूर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। और लास्ट टाइम में क्या, हमारी कंसंट्रेशन पूरी एक ही चीज़ पे होनी चाहिए। जॉब जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, फिर वापस आते तैयारी करते हैं, वो कुछ चीज़ें चल रही होती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब टाइम पीरियड होता है, उसको सही यूटिलाइज करना है। जी सर। साथ में PYQ जैसे आपने बताया, इसके ऊपर बात होगी। आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी क्या चल रहा है? मैंने मतलब कुल मिला के अब यही आ रहे हैं। एक चीज़ पहले मैं वापस आता हूँ कि जो सब्जेक्ट था अपने ये अपना फर्स्ट ग्रेड का, इसमें नंबर कितने आए थे आपके? मेरे फर्स्ट पेपर में सर 110 नंबर आए थे। 110 मार्क्स, 150 में से मतलब 150 में से 110 तो टॉप अच्छे नंबर माने जाते हैं। सेकंड पेपर में 300 में से मेरे 242 नंबर आए थे। 242 नंबर आए थे 300 में सब्जेक्ट में। हाँ, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी उसमें आ जाता है।
तो 242 है ना, जी। 242 और ये हो गए 352। 352 मेरे 450 में 450 में से 352। 352, मतलब बहुत शानदार। जी। तब जाके ये थर्ड रैंक आई, अच्छे मार्क्स थे। जी। कुल मिला के सब्जेक्ट आपकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी है, और जी। जीके में भी आपने अच्छा कवर जीके कर में दिया। अच्छा किया था। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको फोकस तो करना पड़ेगा। केवल सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओगे तो इधर मामला डाउन हो जाएगा, और किधर केवल जीके को लेकर बैठ जाओगे इधर डाउन हो जाएगा। हाँ, दोनों में आपको बराबर करना है। बैलेंस लेके चलना है, दोनों में बैलेंस लेके चलना है ना, जी सर। तो आराम से हो जाता है ये चीज़ें। चलिए तो आगे बढ़े फिर। जी सर। तो अब मूल बातें हो चुकी है, कुल मिला के निचोड़ यही है कि अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं स्वयं विवेक के साथ, तो चीज़ें आपके साथ में जो है अच्छी घटित होती है, नतीजे उसके अच्छे मिलते हैं। और एक चीज़ और बता दो मुझे कि अभी जो आपकी वर्तमान में एपी की रणनीति चल रही है, जी सर। आपका क्या टारगेट है? क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अब क्या कर रहे हो, मतलब अब क्या प्लान है, उस प्लान पे क्या काम कर रहे हो। अभी जो सारे अपने स्टूडेंट हैं वो सारे एपी के हैं। जी सर। अभी जो सर एपी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मेरा टारगेट है कि इस बार मुझे इसमें भी अंडर 10 आना है। अंडर 10 आना है, क्या बात है। ये मेरा टारगेट है। मतलब लक्ष्य तो हमेशा, मतलब सपने हमेशा बड़े देखने जी चाहिए। सर, अंडर 10 का वापस। छोटी सोच तो होनी नहीं चाहिए। ये मुझे वास्तव में आपकी इस हम्बलनेस के साथ ये खास विशेषता लगी कि टारगेट हमेशा, सपने हमेशा बड़े देखो, कुछ होगा या नहीं होगा, पंख तो मजबूत होंगे। जी सर। तो ये चीज़ें आपको भी हमेशा टारगेट बड़ा लेना चाहिए। तो सर अभी जैसे पिछली बार तैयारी की थी मैंने, तो जो कुछ कमियां रही थी पिछली बार, जैसे सब्जेक्ट में नंबर कम रहे थे, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, बिल्कुल। तो बुक से थोड़ा और एक्स्ट्रा देख रहा हूँ। बाकी सर इस बार जैसे पिछली बार मेरे पास कुछ टॉपिक जो बुक्स में नहीं मिलते हैं, वो सर मैंने आपके जैसे नोट्स लिए थे, तो नोट्स में मेरे को बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है। बहुत मतलब आपने जो नोट्स बनाए वो शॉर्ट एंड स्वीट में बना रखे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, तो ज़्यादा इधर उधर फालतू बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस साथ में PIQ निकालना बहुत मस्ट है। इसमें PIQ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते रहोगे आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा हो। तो मैं POCR क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, नेट के निकाल रहा हूँ, आपकी टेस्ट सीरीज भी ले रखी है मैंने, अभ्यास वाली पहले भी ले रखी थी, वो जैसे अभी तो नहीं चल रही, सेम ही हो, रीशेड्यूल किया रीशेड्यूल वापस 7 तारीख वाले पेपर के बाद। जी, तो वो वाली ले रखी है मैंने। वापस में अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी निकाल रहा हूँ मैं। अब शॉर्ट एंड मतलब फैक्चुअल RPSC का पैटर्न है, ज़्यादा फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल हिसाब से अपन कैसे पढ़ सकते हैं, वो डाटा कैसे कलेक्शन कर सकते हैं वो देख रहे हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपके बिल्डअप हो रखे होते हैं वो तुरंत नहीं बनते हैं। जी। आप पहले से तैयारी करते हैं तो वो चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन लास्ट टाइम में ये कि आप डाटा जो फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं, लास्ट में कितना रिवीजन करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ ये भी है, इस बार हर बार, पिछली बार भी यही था, और हमने एग्ज़ाम दिया था, हमारा तो पहला एग्ज़ाम था, हमें तो ABCD भी पता भी नहीं थी कि मार्केट में कुछ चीज़ें आती है, कौन सी किताबें होती है, क्या होती है। उस दौरान तो फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो हमारे पास तो कोई PYQs के क्वेश्चंस भी नहीं थे कि ऐसा पेपर आता है, केवल नेट था, नेट के देख के हमने उसको क्रैक किया था। अभी जैसे यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे 6 घंटे का पेपर है, मतलब सेम डे दोनों पेपर होंगे, 3-3 घंटे के, 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, मतलब उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना, और मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं 6 घंटे सर, पहली बात तो क्योंकि एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, अभी इतना महासागर सिलेबस है, और उसको एक ही दिन में प्रेजेंट करना है कि आपने जो सारा 2-3 साल पढ़ा, बहुत सारे सीनियर मतलब स्टूडेंट भी होते हैं, आप तो काफ़ी यंग हो, नए हो, सीनियर होते हैं, मतलब जिनकी एक 30+, 35+ होते हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो 6 घंटे में जो जिंदगी भर पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना है, तो ये कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी सर, इसमें यही है कि जैसे पढ़ तो सारा लिया, तो अगर हम जैसे जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दूसरी बात है कि मैं कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ज़रा एग्जाम से डरना नहीं चाहिए। वहाँ 6 घंटे का पेपर होगा, उसको हैंडल करने का कैपेसिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होगी आपकी, तो आप वहाँ निकालो। कोई बड़ा भारी पेपर नहीं आता, बहुत ईजी आता हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये है कि आपको 6 घंटे 8 घंटे बेटर रहने की आपकी कैपेसिटी उस दिन की होनी चाहिए कि 6 घंटे प्लस 1 घंटा हो एक पहले। 6 घंटे आपके कैसे निकलते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौरान कितना रिकॉल कर पाते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें सर एक जैसे कोई 2 लाइनें मैं सुना था, राह कहाँ तक जाएगी, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपने मंजिल पर,
बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो आप बराबर। प्रयास करो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जो तीर कहाँ तक जाएगा देखा जाएगा। हाँ, प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी जी। चाहिए, अभ्यासों में कोई कमी नहीं परिणाम होनी कुछ भी हो, उस पे परिणाम के बारे में मत सोचो, आप अपना प्रयास करो, अच्छा होगा। अगर हम प्रयास अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल। परिणाम भी अच्छा आएगा सर। चाहिए। बिल्कुल यही संदेश है नरेंद्र की तरफ से कि हमेशा जो है तीर चलाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयास और अभ्यास करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हारेंगे या जीतेंगे ये समय बताएगा, और हारने का तो कुछ सवाल ही नहीं है। जी सर। क्योंकि मेरी एक हमेशा ये अंदर आत्मा है जिसे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि हम गांव के लोग कभी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो सीखेंगे, जीतेंगे, हारेंगे कभी नहीं। तो इसलिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जीवन में नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे मैं 2 नंबर से रहा था तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने हम्म। सोचा नहीं इस बार मैं निकाल के बताऊंगा। तो ये 2 नंबर की कसक जो है थर्ड रैंक लाकर दिखाई जी। है। मतलब थर्ड रैंक लाना कि 2 नंबर से रह गया तो अब तो टॉप 100 वो 10 में आना है। तो टॉप 10 में भी फिर थर्ड रैंक, ये अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है कि आज जो आपने कुछ बहुत सिंपल वे में आपको ये लगा होगा कि कोई धरती से मतलब कोई एलियन नहीं उतरा है पृथ्वी पर कि जो है यही थर्ड रैंक लाएगा, यही डिजर्व करता है। केवल एक चीज है, हम्बलनेस है और अपनी मेहनत पर विश्वास है। राइट, अगर ये आपके अंदर है, ये आप भी यहाँ पर होंगे। अगली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू मैं करने वाला हूँ, जी सर। इंटरव्यू की भी हम तैयारी करवाएंगे, सारी चीजें मॉक इंटरव्यू वगैरह एपी में हम इस बार कोई कमी नहीं छोड़ने वाले जरूर हैं। सर। तो इसलिए ये 2 चीजें आपको सीखनी चाहिए नरेंद्र से। और कभी भी मैं नरेंद्र के हम शायद 2019 से हाँ, टच में हैं। 2019 से सर का बराबर सहयोग मार्गदर्शन रहता है। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है सब्जेक्ट में या किसी पे, सर को मैं बेहिचक कॉल लगा लेता हूँ, सर हमेशा पूरा सहयोग करते हैं। जब से मतलब मैं नरेंद्र को जानता हूँ तब से सबसे मुझे खास बात इस बंदे में यही लगी है कि आप बहुत हम्बल हैं, विनम्र हैं। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि विनम्र हैं। अगर ये आपके अंदर है तो इसमें इतनी ताकत होती है कि ये अभिमान को झुका देती है। राइट, तो ये आपके अंदर भी होनी चाहिए। आप ये 2 चीजें सीख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सफलता है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर श्रेय मैं ईश्वर को, माता पिता को, मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा शुरुआत से लेकर पहली कक्षा से लेकर जहाँ तक बिल्कुल। मुझे आगे बढ़ाया, मुझे मार्गदर्शन किया। और मैं सूरज सर का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर ने हमेशा मेरी हेल्प की। और एपी में अगर मेरा इस बार टॉप 10 में रैंक आएगी तो सर का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सर के नोट्स और सर के कुछ भी हो, मुझे कहाँ भी जरूरत पड़ती है, सर हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। ये आपका बड़प्पन है। Yes. बाकी देखो थोड़ा सा मार्गदर्शन टीचर का होता है। मुझे लगता है कि हमारा जो योगदान है, हमारा जो मतलब टीचिंग एज ए कोई टीचर का योगदान जो है वो 1% होता है। 99% स्टूडेंट खुद की मेहनत होती है। क्योंकि एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे होते हैं, 200 होते हैं, 500 स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ही निकलते हैं। क्योंकि टीचर अपना 100% सारे स्टूडेंट को देता है। स्टूडेंट वही निकलता है जो मेहनती होता है, जो अपने अंदर अपना जो वो होल डेडिकेशन देता है, पूरी अपनी ईमानदारी से जी चीज़ें सर। देता है। तो ये आपका बड़ापन है। और मुझे लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट मेहनती है वो कभी रुकते नहीं हैं। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे अंदर ही जो है एक वो है ना, कहते हैं नस नस में हमारी जो है मेहनत लिखी हुई है। और मेहनत से ही हम सारे मुकाम पाएंगे। ऐसे हम सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले जी नहीं सर। हैं। तो यही चीज़ है। मैं सर एक सभी जो भी विद्यार्थी जो हम्म। फर्स्ट ग्रेड या एपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेहिचक होकर तैयारी करो, कोई भी दिक्कत हो आप सर से संपर्क करो। ये मत सोचो कि मैं सर का वो प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर का आप एक बार सर से बात करके देखो, आपको इतना हम्बल, सर इतने हम्बल है, इतनी हेल्पफुल है। और जो भी फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप कोई सी भी कोचिंग से अगर तैयारी करना चाहते हो, एक बार सर से आप जरूर बातचीत करो। सर का एक बार एक क्लास लेके देखो आप, अगर आपको अच्छा लगे तो सर की कोचिंग ज्वाइन करो। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। ये नरेंद्र का व्यक्तिगत मेरा व्यक्तिगत मत है ये। व्यक्तिगत मैंने पहले भी बोला था नरेंद्र, हम केवल चर्चा जो है हम एग्जाम की करेंगे। और फिर भी नरेंद्र के ये व्यक्तिगत मत है, तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि हमारा जो वार्ता है, आज का संवाद है, वो विद्यार्थियों के बीच की कैसे हम निकल पा रहे हैं, चीज़ों को कैसे हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो चीज़ लाना है। बाकी क्लासेस जो है वो हमारी मेहनत ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी। जैसे एपी में हमने नोट्स पर मेहनत की, क्लासों पर मेहनत की, वो धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बाकी नरेंद्र मेरा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, टच में है, गाइडेंस पूरा रहता है, लेकिन चूंकि चीज़ें क्या बदल जाती है, जब हम प्रचार के रूप में आते हैं सामने, कुछ चीज़ें और होती है तब। बाकी प्रयास जो है हर टीचर अपनी तरफ से करता है, अपना 100% देने की तरफ करता है। कुछ विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लग जाती है तो वो स्नेह से जुड़ जाते हैं, कुछ को अच्छी नहीं लगती है, तो दोनों चीज़ें होती है हमारे साथ।
ये बात है। जी सर, मैं तो एक लास्ट में दो लास्ट में पंक्तियाँ- कोई मैसेज, हाँ, संदेश? दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता बदलता है। है। जिसने जीती है जंग रातों से वही सुबह सूर्य बनकर चमकता चमकता है। है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अगर संघर्ष करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। रातों से जंग जीतनी हाँ, पड़ेगी, हाँ, रातें काली करनी पड़ेगी, तब जो है आपका जीवन का सवेरा है, सूर्योदय है, वो अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हर काली रात के बाद जो है सवेरा होता है, सूर्योदय होता है। तो अभी रात हो सकती है काली, लेकिन आपके जीवन में, सबके जीवन में सवेरा जरूर होता है। बस इंतजार इस बात का होना चाहिए, धैर्य इस बात का होना चाहिए कि उस सवेरे के लिए हम मेहनत करते रहें, उस सवेरे के लिए हम एक आशावादी बने रहें, अंदर से जी ऑप्टिमिस्टिक सर। बने रहें, आशावादी की बस ये काली रात भी गुजर जाएगी और अच्छे दिन भी आएंगे। और अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। बार बार मैं एक ही वर्ड कह रहा हूँ और वो यहाँ से निकल कर आ रही है, एक धारा बह रही है यहाँ से। वो धारा मेहनत की है, प्रयासों की है, और प्रयासों के बाद में आपको सफलता का जो प्रतिमूर्ति आपके सामने बैठे हैं आप देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, जी सर। विशेषकर नरेंद्र का आभार कि आप यहाँ पहुँचे और इतने सारे लोगों को, जो हमारे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार के सदस्य हैं, उनको मोटिवेट किया। और मुझे लगता है कि आपसे प्रेरणा लेकर वो जल्द, मतलब जरूर अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे। मतलब सेल्फ जो स्टडी होती है, आपने सबसे बड़ी बात की, कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी करके आपने अपने ही मेहनत से अपना ही मुकाम पाया है, तो वो जरूर आपको प्रेरणादायक होगा। तो आप सभी का आभार, थैंक यू सर। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मौका दिया। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और गुदड़ी के लाल के साथ, मेहनत और संघर्ष की दास्तान में आप सभी का वापस पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत, थैंक यू।